नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है मैग्नेट वो चल रहा था और इसका हम आज पार्ट 5 करेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ टर्म्स पढ़ी थी और उसमें कुछ टर्म्स रह गई थी, तो आज हम उन्हें पूरा करेंगे और उसके बाद में जो हिस्टेरेसिस लॉस है उसका जो वक्र बनता है BH वक्र, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो हमारी टर्म्स थी वो सबसे पहले इसके अंदर है अवशिष्ट चुंबकत्व, जिसे कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व इसे हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है, इसे समझते हैं। तो जब भी हम किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं, और चुंबकित करने की क्या विधि आपको पता है, जो सबसे उपयोग में आने वाली जो विधि है वो है इंडक्शन मेथड, जो कि मैं बना रहा हूँ, सेम टू सेम यही है। तो अगर ये पदार्थ, मान लीजिए ये पदार्थ है नरम लोहा, इस पदार्थ को अगर मैं मैग्नेटाइज करूं, यानी कि इसके ऊपर मैंने डीसी सप्लाई को जोड़ा है, और जब मैं इस पदार्थ को मैग्नेटाइज करूंगा तो ये अपने दो पोल फिक्स करेगा S और N, यानी कि ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब अपने कर रहे हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अगर इस सप्लाई को मैं हटा दूं, चुंबकित करने के बाद, इस पदार्थ को चुंबकित करने के बाद अगर इस सप्लाई को मैं यहाँ से हटा दूं, यानी कि ओपन सर्किट करूं और इसमें धारा का मान 0 कर दूं, तो दोस्तों फिर भी इस पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबक का गुण रह जाता है। ये सप्लाई हटाने के बाद भी ये जो पदार्थ है ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी गुण को कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाई गई सप्लाई को हटा लेने के बाद भी उसमें कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है, और इसी गुण को हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व। दोस्तों, यही था अवशिष्ट चुंबकत्व। ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। तो वो है दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो रिटेंटिविटी है इसे हिंदी में कहते हैं धारण शक्ति। लिख देता हूं इसे, धारण शक्ति। तो दोस्तों, ये जो रिटेंटिविटी है इसी से रिलेटिव है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से रिलेटिव है रिटेंटिविटी। अब देखिए, इसे अपने कैसे समझते हैं कि किन्हीं पदार्थों की अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने की जो शक्ति है वही हमारे कहलाती है रिटेंटिविटी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किन्हीं पदार्थों की अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने की जो शक्ति है, यानी कि कोई पदार्थ किस हद तक अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण कर सकता है, तो वह शक्ति उसकी कहलाती है उस पदार्थ की रिटेंटिविटी। तो जैसे कि जिन पदार्थों की रिटेंटिविटी अधिक हो उनसे हम स्थायी मैग्नेट का निर्माण करते हैं, जैसे कि एल्कोनेक्स, एल्निको या फिर फौलाद जिसे कहते हैं, कार्बन स्टील। तो इन सभी पदार्थों की रिटेंटिविटी अधिक होने के कारण ही हम इन्हें स्थायी मैग्नेट बनाने में काम में लेते हैं। तो ये थी रिटेंटिविटी, यानी कि अवशिष्ट। इसे मैं लिख देता हूं, अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने की शक्ति। अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने की शक्ति हमारी क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी, धारण शक्ति। और जिन पदार्थों की धारण शक्ति अधिक हो उन्हीं से स्थायी मैग्नेट को बनाया जाता है। यह बात याद रखिएगा। तो इसी से रिलेटिव ये थी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो है निग्रेवल, जिसे कहते हैं कोरेसिविटी। इसे निग्रह बल कहते हैं, निग्राहिता भी कहते हैं, निग्रह बल, निग्राहिता भी इसे कहते हैं। दोस्तों, ये जो कोरेसिविटी है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से ये भी रिलेटिव है, परंतु इसका जो रिलेशन है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से बिल्कुल विपरीत है। देखिए कैसे कि हमने इस पदार्थ को मैग्नेटाइज किया और मैग्नेटाइज करने के बाद में हमने सप्लाई को हटा लिया,
हमने कोई भी सप्लाई नहीं लगाई, फिर भी इस पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या है, उसके अंदर मैग्नेट का गुण बड़ा है। तो यानी कि ये अभी भी इसके अंदर आकर्षण का गुण बड़ा है। तो इसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा है उसे खत्म करने के लिए जो हम बल लगाते हैं वह हमारा कहलाता है निग्रह बल यानी कोरेसिविटी। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है, निग्रह बल या कोरेसिविटी। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने इस कॉइल को कुछ इस तरह से सप्लाई दी थी, प्लस इधर और माइनस इधर। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए हमें धारा की दिशा को क्या करना पड़ेगा, उसके विपरीत करना पड़ेगा। अब धारा की दिशा को जब हम विपरीत करेंगे तो ये जो इसके वो जो फिक्स पोल इसने बनाए थे, सबसे पहले ये पोल खत्म होंगे, न्यूट्रल होगा ये। और जब ये पोल न्यूट्रल हो जाएंगे तो हम इस प्लाई को हटा लेंगे और ये उस समय पे बिल्कुल नॉर्मल पदार्थ रह जाएगा, चुंबकित नहीं होगा। अगर इसी प्लाई को कई देर और अगर इसके ऊपर लगा के रखेंगे तो ये जो पोल थे उसके चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर एन और यहाँ पर एस, इस तरह से चेंज हो जाएंगे और फिर से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के बात ये है कि अवशिष्ट चुंबकत्व जो है, अपने ये भी कह सकते हैं कि किसी मैग्नेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है, कोरेसिविटी, निग्रह बल। तो ये था दोस्तों कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब एक पॉइंट और है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब करते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। दोस्तों हिंदी में इसे चुंबकीय संतृप्तता या फिर चुंबकन संतृप्तता इसे कहते हैं। तो चुंबकीय संतृप्तता और चुंबकन संतृप्तता दोनों एक ही चीज है। और इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो यह है कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिस पर वह और अधिक चुंबकित न हो, तो वह जो पॉइंट है वही हमारा कहलाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। यानी कि इसे समझते हैं, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को मैं मैग्नेटाइज कर रहा हूं और मैग्नेटाइज करने के लिए मैंने डीसी सप्लाई लगाई यहाँ पर, और मान लीजिए जितने भी वोल्ट थे 20 वोल्ट 30 वोल्ट जितने भी मैंने लगाए, और इस वोल्ट को मैं बढ़ाता जाऊं, परंतु दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके जो पोल हैं वो एकदम फिक्स हो जाएंगे और इसके जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो नहीं बढ़ेगा और अधिक नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर इस चुंबक का जो संतृप्त पॉइंट है 30 वोल्ट पर है, तो उसके बाद में अगर मैं जितनी मर्जी इस फोर्स का मान बढ़ा दूं, 40 वोल्ट 50 वोल्ट जितना मर्जी कर लूं, परंतु जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है और अधिक नहीं बढ़ेगा, उसका चुंबकन बल का जो मान है और अधिक नहीं बढ़ेगा। और यही जो पॉइंट है वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो दोस्तों सभी पदार्थों की एक अवस्था होती है जिस अवस्था पे वह मैग्नेटिक सैचुरेशन का गुण शो करते हैं। जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, पैरा चुंबकीय पदार्थ हैं, इन सभी की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ये मैग्नेटाइज होंगे, उसके बाद में ये नहीं होंगे। तो ये जो पॉइंट है मैग्नेटिक सैचुरेशन का कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख देता हूं कि किसी पदार्थ की वह अवस्था जिस पर वह और अधिक चुंबकित न हो, वही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट, यानी चुंबकीय संतृप्त अवस्था। तो ये था चुंबकीय संतृप्त अवस्था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। हिस्टेरेसिस लॉस। दोस्तों इसे समझने के लिए हम फिर से एक मैग्नेट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट
बनाते हैं सबसे पहले। और ये कोई पदार्थ है, कोई भी आप पदार्थ मान लीजिए, लोहा चुंबकीय पदार्थ या फिर पैरा चुंबकीय पदार्थ, कोई भी। डाया ये नहीं होगा, डाया चुंबकीय पदार्थ ये नहीं होगा। दोस्तों अपने जनरली क्या करते हैं कि मैग्नेट बनाने के लिए हम इसके ऊपर डीसी सप्लाई आरोपित करते हैं, परंतु अपने पढ़ रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो एसी सप्लाई के अंदर ही होता है, क्योंकि इसका जो मान है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो अब हम इसके ऊपर जो सप्लाई देंगे वो क्या देंगे, एसी। अब देखिए दोस्तों, एसी का स्वभाव हम सभी को पता है कि इसकी जो धारा है, धारा का मान कम ज्यादा होना और धारा की दिशा भी कम ज्यादा होती है। इसमें धारा के मान के साथ साथ धारा की दिशा भी बदलती रहती है। अब देखिए दोस्तों, अपने अवस्था मानते हैं 0 की, तो हमने एसी सप्लाई इसके ऊपर लगाई, और लगाने के बाद में जो ये फर्स्ट साइकिल है, इसका आधा चक्कर जब ये चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब धारा चली, तब इसके अंदर धारा की दिशा हम कुछ इस तरह से मानते हैं। और जब धारा की दिशा इस तरह से होगी तो ये अपने फिक्स पोल बनाएगी मैग्नेट। परंतु देखिए दोस्तों, जब ये धारा का मान 0 पर आएगा, जब ये धारा का मान 0 पर आएगा, तब हम इसे ओपन सर्किट मान सकते हैं, क्योंकि धारा का मान तो 0 है, तब हम इसे ओपन सर्किट मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ का एक गुण होता है जिसे कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अभी हमने पढ़ा है अवशिष्ट चुंबकत्व, और उस चुंबकत्व के कारण अभी भी इसमें मैग्नेट का गुण पड़ा है, अभी भी ये पदार्थ चुंबकित है। तो अब ये पदार्थ चुंबकित है, अभी भी इसके पोल फिक्स है। यहां तक आप सभी को समझ में आया है। और उसके बाद में जब ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा, तब क्या होगा कि धारा की दिशा भी इसके विपरीत हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, धारा की दिशा विपरीत होने का कारण क्या है कि इसके पोल भी चेंज होंगे। जहां पर S था वहां पर क्या आएगा, N, और जहां पर N था वहां पर क्या आएगा, S। परंतु देखिए दोस्तों, पोल चेंज होने से पहले क्या प्रक्रिया होगी, हमें उससे मतलब है। अब देखिए दोस्तों, जब पोल चेंज होंगे, जब धारा की दिशा उल्टी होगी, विपरीत होगी, तब इस नेगेटिव साइकिल का कुछ भाग, कुछ मान लीजिए इतना भाग, कुछ भाग जो इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा था, उसको खत्म करने में नष्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये इतनी ऊर्जा जो थी हमारी यूं ही वेस्ट हो गई। ये जो ऊर्जा थी हमारी यूं ही वेस्ट हो गई। कैसे? क्योंकि जो इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा था, उसे खत्म करने के लिए जो ये ऊर्जा थी, ये हमारी वेस्ट हो गई। यानी कि इतनी ऊर्जा के बाद हमारी जो पदार्थ है उसके पोल चेंज होंगे, फिर से ये नई मैग्नेट बनेगी। और इसी तरह की प्रक्रिया यहाँ भी होगी, फर्स्ट साइकिल में भी कुछ यहाँ भी होगी। यानी कि ऐसी धारा के अंदर इसमें जो ये ऊर्जा है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में वेस्ट हो रही है, यानी कि हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है किसे, अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस क्षति भी इसे कहते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने में खपत हुई ऊर्जा जो वैसे ही नष्ट हो गई, ये ऊर्जा हमारे किसी काम नहीं आई। इस ऊर्जा में, इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा था वो नष्ट हुआ, उसके बाद में इसके पोल चेंज हुए, तो ये जो ऊर्जा हमारी यूं ही वेस्ट हो गई। तो खपत हुई जो ऊर्जा है ये हमारी क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस लॉस। ये देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। दोस्तों इस लॉस के कारण क्या है कि पावर, एक तो पावर का मान बढ़ जाता है क्योंकि वाटेज बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये जो सप्लाई है यहाँ पर ये ऊर्जा नष्ट हो रही है, इसके कारण वाटेज बढ़ गए। उसके बाद में ये जो पदार्थ है, पदार्थ भी गर्म होता है इस लॉसेस के कारण, वाटेज बढ़ गए। वाटेज बढ़ने से क्या है, पदार्थ भी गर्म होगा, और जैसे कि ट्रांसफार्मर की कोर गर्म होना, इसी मशीन की आर्मेचर की कोर जो है वो भी गर्म होना। तो ये इसी के कारण, इसी लॉस के कारण जो कोर है, जितनी भी कोर है वो गर्म होती है। तो ये था हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। अब इसका एक सूत्र है वो लिख लीजिए, WH बराबर नेटा इंटू BM 1.6 इंटू F इंटू V। WH बराबर दोस्तों यानी कि वाटेज ऑफ हिस्टैरिसीस, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस में जो खपत हुई ऊर्जा है वो। उसके बाद में नेटा, ये हिस्टैरिसीस नियतांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट
उसके बाद है BM। दोस्तों बी क्या होता है? फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व, इससे यह है फ्लक्स घनत्व। और M यहाँ पर शो कर रहा है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व। तो अधिकतम फ्लक्स घनत्व। दोस्तों फ्लक्स घनत्व किसमें आते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर में, वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ये भी आप याद रखिएगा। और ये F यहां पर क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में आवृत्ति भी कहते हैं। और V यहां पर वोल्टेज नहीं है दोस्तों, V यहां पर है वॉल्यूम। कई बार ये भी कंफ्यूजन रह जाती है कि वोल्टेज नहीं है, ये वॉल्यूम है। दोस्तों वॉल्यूम किसी पदार्थ का आयतन, जो हमने जो पदार्थ यूज किया है उसका आयतन कितना है। दोस्तों ये था इसका सूत्र। और आप सभी को हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा जो मेमोरी का थोड़ा चक्कर है, मेमोरी बहुत कम है। और अगले पार्ट में हम इसका हिस्टैरिसीस वक्र है और फैराडे के लॉ जो है, उसके बाद लेंज का जो नियम है, सारा का सारा चैप्टर हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम DC मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उनके पास इसे शेयर कीजिए। और उसके बाद में जितने भी UPPCL की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर DMRC की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। और दोस्तों मैं किसी कारणवश ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये मैं नहीं बना पाया, क्योंकि 10 से 12 दिन में लेट हो चुका था। मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको मिले पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।